हेलो माय कैटालिस्ट कैसे हो आप। ये हमारा नेट 2020 नवंबर में जो पूछा गया था क्वेश्चंस, उसके पेपर सॉल्यूशन का 7th लेक्चर रहेगा। इसमें जो सारे हमने पूछे गए थे क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन करेंगे। इसके आगे के भी लेक्चर यदि आपने देखे नहीं है फिर वो भी एक बार देख लीजिएगा। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। ये नवंबर 2020 CSIR नेट मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन, ये 7th लेक्चर हमारा रहेगा। सबसे पहले ये 7th लेक्चर में हम एक बात देखेंगे। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें यही क्वेश्चन सोल्व कराया था। उसमें जो मैंने सॉल्यूशन बताया कुछ भी उसमें गलत नहीं है। उसमें क्लेडन के हिसाब से ही यहाँ पे जो मोर इनोलेट स्टेबल इनोलेट, जो मोर एसिडिक लेस एसिडिक वाला कंसेप्ट वो ही क्लेडन का है कंसेप्ट। मगर आगे जाके क्लेडन में सेम यही क्वेश्चन पूछा था और यही क्वेश्चन दिया है। और नेट जो दिसंबर असम में जो ली गई थी क्वेश्चन, जो उसमें ली गई थी असम में, उसमें यही क्वेश्चन था। और क्लेडन में क्या है भैया, उसमें यहां पे जो कंडीशन है ना, ये काइनेटिकल कंट्रोल, ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, जो कंडीशन नहीं दी है। इसलिए मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस का आंसर देगे ना, वो जो नेट वाले क्वेश्चंस के जो आंसर देगे, उसकी जो आंसर की मिलेगी वो क्लेडन के हिसाब से ही मिलेगी आपको। उसमें यदि आपने यहां पे ये 0 डिग्री रिफ्लक्स वाला ये कंसेप्ट लगाए ना, फिर उसमें नहीं बैठेगा। पहले तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है उसके लिए आप एक बार हमारा हेट्रोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो एक बार देख लीजिएगा। उसमें आपको हेट्रोकेमिस्ट्री में परफेक्ट आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसमें से ये कैसे मिलता है, कैसे प्रोडक्ट मिलती है, सारी जो याद कीजिएगा। आपको हेट्रोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था हेंस पिरिडीन से लेके लास्ट बिस्ला नेपेरेस की रिएक्शन तक, जो सारी है फिशर इंडोल 3 थी, पूरा का पूरा हेट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था। वो हेट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो प्रोडक्ट बनेगी बहुत तो इजी होगी। ठीक है, ये आपके लिए इजी होगी। क्लेडन के हिसाब से देखा जाए, क्लेडन में यहां पे ये टेम्परेचर नहीं दिया, वो रिफ्लक्स भी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में क्लेडन में जो सॉल्यूशन है ना वो नॉर्मल कंडीशन में है। मगर जो नेट वाला है ना, वो उसका जो आंसर देगा ना, वो इसकी की के जो की है उसको प्रीफर वो क्लेडन ही रखेगा मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि वही होगा, 100% ऐसा नहीं है। यदि कोई IIT में पढ़ा है और जिसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पता है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पता है, फिर मैंने जो वो आगे सॉल्यूशन किया था वैसे ही सोल्व करके आएगा वो, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में पता है कहां पे मोर स्टेबल इनोलेट बनता है, कहां पे लेस स्टेबल, कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है। मगर आपको क्लेडन के हिसाब से यदि देखोगे तब देख लीजिएगा, यहां पे एक्वियस KOH ETOH फॉर्म में इनोलेट जो बनेगा वो इस तरफ कुछ बनाया हुआ है, और H2S ओवर एसिडिक कंडीशन में यहां से H एब्स्ट्रिक्ट की है, मतलब ये वाला जो इनोलेट है कुछ यहां से बनाया हुआ है। फिर से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहां पे हमारे पास पहले तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास, इसका ऑक्सीजन और इसका H2 वाटर निकाल दीजिएगा और कुछ इस तरीके का इमीन मिलेगा। देख लीजिएगा कुछ इस तरीके का इमीन मिलेगा। यहां पे है CO, यहां पे है PH। यदि बेसिक कंडीशन में, क्लेडन में 0 डिग्री वाला कंसेप्ट नहीं है, बेसिक कंडीशन में उसने यहां से, मतलब मोर एसिडिक कंडीशन है, वहां से ये KOH यहां से H एब्स्ट्रिक्ट करेगा, H एब्स्ट्रिक्ट करके यहां पे जो इसका इनोलेट है वो कुछ इस तरफ बनाएगा, मतलब मिथाइल को। मैं यहां पे फर्स्ट KOH के सॉल्यूशन में मिथाइल को ऊपर लिखता हूं, ये इथाइल वाला जो पार्ट है उसको नीचे लिखता हूं। ठीक है, H2S ओवर कंडीशन में देख लीजिएगा, H2S ओवर कंडीशन में वहां पे भी हमें ये निकालना ही है, वाटर तो निकलेगा ही। H2S ओवर कंडीशन में मैं यहां पे इथाइल को ऊपर रखता हूं, इथाइल को ऊपर रखता हूं H2S ओवर कंडीशन में, मिथाइल को यहां पे नीचे रखता हूं। अब ये जो क्लेडन है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, क्लेडन उसमें जो इसका टोटोमराइजेशन है वो एसिडिक, जिस साइड एसिडिक प्रोटॉन है उस साइड से किया है। आप इनोलेट केमिस्ट्री क्लेडन से पढ़ोगे ना तो उसमें आपको उल्टा मिल देखना। आगे जो इनोलेट केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी ना यदि क्लेडन में ही, तब उसमें से यहां से एब्स्ट्रिक्ट किया है। और यदि यहां पे आप पढ़ोगे ना फिर यहां से किया है। एक्चुअल में आपने फ्राइज रिएरेंजमेंट तो पढ़ी होगी। फ्राइज रिएरेंजमेंट जैसे टेम्परेचर पे डिपेंडेड, याद कीजिएगा, जो लो टेम्परेचर होता है तब आपको पैरा प्रोडक्ट मिलती है, हाई टेम्परेचर होता है तब आपको ऑर्थो। वैसे ये टेम्परेचर पे इनोलेट डिपेंडेंट होता है।
यहां पे नॉर्मल टेम्परेचर में जनरली ये बेस जो है इसका H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पे ये इमीन फॉर्म, इमीन जो वन टाइप्स ऑफ इनोलेट ही है ना, इमीन जो है वन टाइप्स ऑफ क्या है, इनोलेट ही है। यहां पे नेगेटिव, नेगेटिव पे फिर से इसका H ये डोनेट कर देगा, मतलब यहां पे कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, ठीक है। यहां पे पीएच, यहां पे CO। आगे की मैकेनिज्म तो आपको पता ही होगी। आगे की मैकेनिज्म में क्या होता है, यहां पे जो ये इमीन जनरेट हुआ ये इस पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव के बाद वहां पे OH मिल जाता है और हीटिंग कंडीशन में उसका वाटर रिमूव होके यहां पे हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलती है ये वाली फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। मतलब ये P जो है ये P प्रोडक्ट जो है वो कंडीशन ए से मिलेगी। और कंडीशन ए मतलब काइनेटिकली कंट्रोल, कंडीशन ए मतलब काइनेटिकली कंट्रोल, क्योंकि लो टेम्परेचर को काइनेटिकली कंट्रोल बोलते हैं, हाई टेम्परेचर को हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल बोलते हैं। चलो यहां पे देखिएगा, अब इसकी बारी H2SO पर कंडीशन में, H2SO पर कंडीशन में सबसे पहले यहां पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। H2SO पर यदि डाल दिया इसमें, फिर यहां पे प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद यहां पे टोटोमराइजेशन देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का टोटोमराइजेशन होगा। ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और इसका टोटोमराइजेशन कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। यहां पे पीएच, यहां पे मेरा आ गया NH, यहां पे मिल गया हमें ये इमीन फॉर्म। अब ये जो इमीन है ये रेजोनेंस कर से यहां पे अटैक करेगा, इसका मिल जाएगा OH और OH के बाद इसको हीट देगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और इसके H2SO पर कंडीशन मतलब B कंडीशन में, ये थर्मोडायनेमिकली कंडीशन में ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी हमें, ठीक है। सो फिर से जो क्लेडन में सॉल्यूशन बताया है, क्लेडन में फिर से बता दूं, यहां पे कंडीशन नहीं लिखी है, वो नॉर्मल कंडीशन में है, मगर उसमें जो प्रीफर किया है रेफरेंस बुक में जो है वही जनरली ये नेट वाले आंसर देता है, इसलिए यहां पे मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं। अब फिर से हम इसको देखते हैं, कंडीशन देखते हैं इसमें। चलो देखिएगा, पहली जो प्रोडक्ट मिली हमें कंडीशन ए से मिली है, कंडीशन ए मतलब 0 डिग्री मतलब काइनेटिकली कंट्रोल से मिली है। दूसरी प्रोडक्ट जो मिली है हमें बी कंडीशन से मिली है, बी कंडीशन मतलब ये थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल, रिफ्लक्स मतलब थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल से मिली है। चलो पी इज प्रेफरेंसली फ्रॉम वाया कंडीशन ए, पी जो हमें मिलता है कंडीशन ए से मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं, आधा सच है। अंडर थर्मोडायनेमिक, ये थर्मोडायनेमिक थोड़ी है, काइनेटिकली कंट्रोल है, मतलब ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन वो आधा सच है, पीछे का सच नहीं है। Q इज प्रेफरेंसली फ्रॉम वाया कंडीशन बी, Q इज प्रेफरेंसली, Q इसका मतलब ये होगा Q जो है कंडीशन बी से मिलता है और वो अंडर थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल है, वो सही है, देख लीजिएगा वो सही है। चलो नेक्स्ट, P इज प्रेफरेंसली फ्रॉम कंडीशन बी, P जो है कंडीशन बी से मिलता है, वहां से ही खत्म हो गया। Q इज प्रेफरेंसली कंडीशन ए, Q कंडीशन ए से मिलता है, वहां से ही खत्म हो गया। मगर इसका जो आंसर है ये बी, इसको टिक लगाएगा क्लेडन के हिसाब से, जो क्लेडन में दिया गया है। यदि आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आईआईटी के स्टूडेंट्स जनरली हो गए ना, कई सारे मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे, सर इसमें ऐसा, इसके पहले जो लेक्चर में मैंने इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, इसका सिनेरियो बताया था, उसमें कहा था कि सर हमारा तो ये सही है मगर ये क्लेडन में ऐसे दिया, फिर उसका क्या करेंगे हम। मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये टिक लगाया है और आपका आंसर जो है यही रखेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही टिक लगाए और उस यही, क्योंकि क्लेडन में जनरली जो क्लेडन में दिया होता है ना वही देंगे वो, ठीक है। आगे की क्लेडन की ही आगे की केमिस्ट्री इनोलेट वाली पढ़ोगे ना, फिर उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज रहेगा आपको। सो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको आपको ये बी टिक लगा के आना था, इसका सॉल्यूशन यहां पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रेट इज। चलो डी कार्बोक्सिलेशन का रेट यहां पे पूछा गया है, डी कार्बोक्सिलेशन का रेट देखिएगा, ये तो बेंजोइक एसिड है, ये पिरिडिन की सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और वहां पे ये जो इंडोल है उसमें थर्ड पोजीशन पे दिया है। यदि डी कार्बोक्सिलेशन का आपको कितनी बार लिखाया होगा ये कंडीशन, कंडेंसेशन रिएक्शन में भी ये लिखा है, जो डिकमान कंडेंसेशन आता है उसमें ये नोट्स करके लिखवाते हैं। डिकमान में पिरिडिन नहीं होता, मगर डिकमैन में याद कीजिएगा लास्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करके हीट देते हैं तब वो निकल जाता है।
इसका यदि निकालना है या CO2 डीकार्बोक्सिलेशन इसको करना है, तब ये हीट से नहीं निकले या सोडा लाइम से निकलेगा। मगर ये pyridine की हाईली विड्रोइंग इफेक्ट, pyridine की याद रखिएगा भैया, हाईली विड्रोइंग इफेक्ट, इसकी हाईली विड्रोइंग इफेक्ट है, इसको रिमूव करना बहुत इजी होता है। जिसको सिर्फ इतना पता है कि ये pyridine में नाइट्रोजन की हाईली विड्रोइंग के हिसाब से ये हाईली एक्टिव हो जाता है, इसको सिंपल हीट दे दी ना, फिर भी वो CO2 निकल जाएगा, मतलब बी का रेट फास्ट आएगा। सिर्फ इतना जिसको पता होगा वो बी पहले ही दिया हुआ, उसके अलावा कोई ऑप्शन में बी दिया ही नहीं है। दूसरी बात, चलो मान लो ये सिर्फ एक पता है और एक ऑप्शन जो है ऐसा सेट कर देते, मान लो बी ऑप्शन में यहां पे बी रख दिया होता, फिर क्या करना है। चलो pyridine में अपने हीट्रोकेमिस्ट्री तो डिटेल में पढ़ी होगी, याद कीजिएगा मैंने स्टोर किनेमाइन जो है उसमें भी विल्समेयर हेग भी याद कीजिएगा, उसमें भी यहां पे ऐसा जो कंडीशन दी है, ये जो नाइट्रोजन है ना pyridine, ये pyridine का नाइट्रोजन और वो वाला नाइट्रोजन इंडोल का नाइट्रोजन, उसमें डिफरेंट क्या है। pyridine का नाइट्रोजन है ना, उसकी विड्रोइंग इफेक्ट होती है, इसकी डोनेटिंग इफेक्ट होती है, इसकी +R होती है। अब डोनेटिंग इफेक्ट में तो ये निकलेगा ही नहीं, विड्रोइंग इफेक्ट में ये फास्ट रिमूव होता है, डोनेटिंग इफेक्ट में तो ये निकलेगा ही नहीं। चाहे कितना भी सोडा लाइम डाल लो, बहुत सारा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, सोडा लाइम डालने के बाद भी यह निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी +R इफेक्ट होती है। सो +R की प्रेजेंस में इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, सो इसका रेट बहुत कम होता है। सो C लास्ट में आएगा, देख लीजिएगा यहां पे C, और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो C लास्ट में दिया है। ये ऑप्शन कई बार आप इतने लकी होते हो कि सिर्फ ये तो ये पता होता है या तो ये पता होता, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन का रेट। विड्रोइंग में डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होता है, डोनेटिंग में डीकार्बोक्सिलेशन का जो रेट है वो बहुत कम होता है। सो इसको उतार लीजिएगा, पार्ट बी में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। चलो यहां पे ये जो पूछा गया था IUPAC नोमेनक्लेचर, याद कीजिएगा हम जो नेट के कोचिंग में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले IUPAC से ही स्टार्ट करते हैं। IUPAC में मैंने यही जो कंसेप्ट कराया था, याद कीजिएगा एल्किन जब चल रहा था, एल्किन में साइक्लिक एल्किन में, यदि किसी को याद है आपकी एक बार नोट्स खोल के देख लीजिएगा, ये वाला सिंपल सा कंसेप्ट कराया था मैंने कि इसमें नंबरिंग कहां से देनी है। आप यदि नोट्स परफेक्ट बना रहे हो तब उसमें देखिएगा इसमें नंबरिंग कैसे, साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग कैसे दी जाती है, उसका मैंने आपको कंसेप्ट कराया था, याद कीजिएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, नंबरिंग यहां से दी जाती है, यह सही है या गलत है आपको डिसाइड करना है। या तो नंबरिंग यहां से दी जाती है, यह सही है या गलत है यह सोचना है। या तो नंबरिंग इस तरफ कुछ दी जाती है, या तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से दी जाती है। चलो चारों में से कोई एक जो है वो सही है, चार में से कोई एक जो है वो सही है। यही कंसेप्ट मैंने कराया था आपको, याद कीजिएगा एल्किन में, IUPAC नोमेनक्लेचर में। स्टार्टिंग में ही IUPAC नोमेनक्लेचर का जो लेक्चर रहे थे उसमें एल्किन के कंसेप्ट में आया था। IUPAC के लेक्चर मेरे यूट्यूब पे ही पड़े हैं, स्पाइरो है, ब्रिज कंपाउंड है, उसके वो एक बार देख लीजिएगा IUPAC के सब लेक्चर्स। चलो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्किन प्रायोरिटी में आता है, यहां पे तो आपने डायरेक्ट ये एल्काइल को दे दिया, एल्काइल ये गलत है, R मतलब एल्काइल, ये गलत होगा, क्योंकि किंग जो है, किंग तो एल्किन होता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, एल्काइल और एल्किन में से, ये गलत है। चलो इसमें, चलो ये किंग है इसलिए इसको 1 नंबर दे दिया। अब रूल्स तो ऐसा होता है कि यदि डबल बॉन्ड का, ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, यह कंसेप्ट कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। यहां तो भैया ये किसी का जनरली गलत होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे ये ऑप्शन ऐसे सेट नहीं किए थे। यदि यही क्वेश्चन का कोई जो ऑप्शन ऐसे सेट करता ना कि अब जो भी ऑप्शन सोचते हो वही ऑप्शन आ जाता, जो भी ऑप्शन सोचते हो वही ऑप्शन आ जाता उसमें, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें ऑप्शन ऐसे सेट किए भी नहीं था, यदि थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता है आपको, ये आप करेक्ट करके आ जाओगे। मगर इसमें यदि आपने ये जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, याद कीजिएगा जीपीएससी में सबसे पहले, चलो ये रिंग जो है, रिंग, उसमें डबल बॉन्ड यदि दिया है और वो किंग है, तब डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर दिया जाता है,
और सेकंड नंबर डबल बॉन्ड को ही कंप्लीट करना है आपको। यहां पे क्या किया, 1 नंबर इसको दिया और डबल बॉन्ड को कंप्लीट नहीं किया, यहां पे नंबर दे दिया, सो ये गलत होगा। 1 नंबर डबल बॉन्ड को वो सही है, मगर डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर आपको डबल बॉन्ड कंप्लीट ही करना होगा। चलो यहां पे 1 दे दिया, सेकंड यहां पे दिया, डबल बॉन्ड कंप्लीट किया, इतना सही है। मगर इस साइड से आप नंबरिंग दोगे तब ये 6 नंबर पे आएगा एल्किन, और सॉरी एल्काइल, और इस साइड से दिया तब 3rd नंबर पे आएगा। सो सही जो है ये वाला है, गलत है वो ये है। चलो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड दिया, सेकंड नंबर डबल बॉन्ड को कंप्लीट ही करना है आपको। 1 यहां पे, सेकंड यहां पे, डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया और ये 3rd नंबर पे आ रहा है, इसलिए जो नंबरिंग है सही नंबरिंग ये वाला है। फिर से साइक्लिक में क्या करना है, यदि डबल बॉन्ड एज ए किंग है, फिर से यदि डबल बॉन्ड एज ए किंग है तब आपको नंबरिंग कैसे देना है, डबल बॉन्ड को ही देना है। उसके बाद डबल बॉन्ड कंप्लीट ही करना है। चलो या तो यहां पे दे सकते हैं या तो यहां पे देख सकते हैं। मान लो यहां पे 1 नंबर दिया, फिर सेकंड यहां पे आएगा, फिर 3rd 4th 5th 6। यदि यहां से दिया 1 2 3 4, इस साइड से दोगे तो ये 6 नंबर पे आएगा, इस साइड से दोगे आप फिर 1 2 3 4, फिर 4 नंबर पे आएगा। एडिशन रूल याद कीजिएगा, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये साइड से नंबरिंग दे या तो इस साइड से नंबरिंग दे, तब एडिशन रूल वाला मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। आईयूपैक में एडिशन रूल वाला कंप्लीट दिया है। लास्ट लेक्चर में, ये पूरा आईयूपैक का लास्ट लेक्चर जो है उसमें एडिशन रूल्स दिखाए हो उसमें। चलो अब ये जो ग्रुप है ये तो प्रोपाइल ग्रुप है, नॉर्मल प्रोपाइल है। ये जो ग्रुप है वो तो इथाइल है, इथाइल ग्रुप, और ये दोनों जो है वो मिथाइल ग्रुप है। अब अल्फाबेट के हिसाब से देखा जाए, ये इसका अल्फाबेट होता है P, इसका अल्फाबेट होता है E, और इसका अल्फाबेट होता है M। याद कीजिएगा अल्फाबेट में नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी, डाई, ट्राई, टेट्रा उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अल्फाबेट में नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी, डाई, ट्राई, टेट्रा उसको कंसीडर नहीं किया जाता। मगर यदि आईयूपैक में आइसो या तो नियो है तब इसको अल्फाबेट में कंसीडर किया जाता है, इसको अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करता है। आइसो और नियो इज ए पार्ट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। सो आइसो का आई और नियो का एन जो है उसको अल्फाबेट में कंसीडर करते हैं, मगर नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी, डाई का डी, ट्राई का टी उसको अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे देख लीजिएगा, ये डाई है, डाई उसको कंसीडर नहीं करते हैं। सो ये पी, ई और एम, मिथाइल का एम, उसमें से सबसे आगे जो आएगा इथाइल, सबसे आएगा इथाइल, और इथाइल सेकंड नंबर पे है, इसलिए आपको सिर्फ यही टिक लगाना था 2 इथाइल, उसके बाद 4 डाई मिथाइल, इथाइल का ई, उसके बाद मिथाइल का एम, उसके बाद प्रोपाइल का पी। डाई को कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेट में, डाई जो है अल्फाबेट में कंसीडर नहीं होता, वो लिख लीजिएगा एक बार। नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी, डाई, ट्राई, टेट्रा उसके लेटर्स अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करना है। आइसो नियो यदि होता फिर उसका अल्फाबेट में कंसीडर करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ये वाला रहेगा। 1 नंबर पे प्रोपाइल है, सेकंड नंबर पे इथाइल है, और 4 पे डाई मिथाइल है। सो ये इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सो ये आईयूपैक का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे जो ये क्वेश्चन दिया गया था, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए ही ये सिर्फ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट वो आपको निकालना था। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले देख लीजिएगा, ब्रोमीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। सिर्फ यहां पे आपको जो करना था वो ब्रोमीन का ही करना था, स्टेटमेंट सिलेक्शन, ब्रोमीन का ही स्टेटमेंट सिलेक्शन करना था। यहां पे पूछा गया है कि एक्सियल इन बोथ ए एंड बी, दोनों में ब्रोमीन है जो एक्सियल है, सिर्फ आपको ब्रोमीन का ही सिलेक्शन करना था। दोनों में ब्रोमीन यदि एक्सियल पे है, या तो एक्सियल इन, इसमें एक्सियल है, दूसरे में इक्विटोल है, तीसरे में दोनों में इक्विटोल में है, और इसमें पहले में इक्विटोल में, दूसरे में बी जो है एक्सियल में। कौन से है, कौन सा करेक्ट है, उसके लिए सॉल्यूशन देखिएगा इसका। यह भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, देख लीजिएगा यहां पे। चलो, और कई स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे थे, सर इस बार तो स्टीरियो पूछे ही नहीं। अरे भैया, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है,
स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत सारी, टोपोसिटी का कंसेप्ट, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको टोपोसिटी का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कराऊंगा। अरे भैया स्टीरियो बहुत सारा पूछा गया था, स्टीरियो के बगैर तो कैसे ऑर्गेनिक होता, स्टीरियो तो बहुत आती है इसमें, इसका एप्लीकेशन बहुत आता है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री की है। चलो देखिएगा, फर्स्ट जो ए है ना, ए, उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, दोनों पॉसिबिलिटी हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले आपको उसमें यह पता होना चाहिए, चलो पहला जो क्वेश्चन है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी हम लिखते हैं। चलो फर्स्ट ए जो है मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल है और यहां पे डेस पे ये ब्रोमीन है, ठीक है, डेस पे ये ब्रोमीन। अब मुझे ये बताएगा ये मिथाइल मिथाइल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, मिथाइल मिथाइल के बीच में। हम पहले मिथाइल मिथाइल की बात कर ले, ब्रोमीन तो अपने आप सेट हो जाएगा, या तो मिथाइल ब्रोमीन इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। ये दोनों के बीच में 1,3 सिस का रिलेशनशिप है, मिथाइल मिथाइल 1,3 सिस। 1,3 सिस क्या होता है, 1,3 सिस एक्सेल एक्सेल और इक्वेटोल इक्वेटोल होता है। ये कैसे पता चलता है, ये भी मेरा एप्लीकेशन में लेक्चर दिया हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री का, एक्सेल एक्सेल कैसे अरेंज करता है, इक्वेटोल इक्वेटोल कैसे अरेंज, इन डिटेल में 2 लेक्चर में सिर्फ यही मैंने पढ़ाया था। 2 लेक्चर स्पेशल इसके ही थे, कब एक्सेल एक्सेल करना है, कब एक्सेल इक्वेटोल करना है। सो चलो यहां पे देखिएगा, इसको हम 2 पॉसिबिलिटी इसकी रहती है, इसको हम अरेंज करते हैं। चलो 2 पॉसिबिलिटी में दोनों में मिथाइल हम मान लो यहां पे एक्सेल एक्सेल रखते हैं, चलो इसमें एक्सेल एक्सेल रखते हैं। 2 पॉसिबिलिटी है मिथाइल मिथाइल, ये दोनों बात है 1,3 सिस, ये मिथाइल मिथाइल की बात कर रहा हूं मैं, एमी एंड एमी की ही बात है। ये एक एक्सेल एक्सेल पॉसिबल है, दूसरे में इक्वेटोल इक्वेटोल पॉसिबल है। यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, देख लीजिएगा दोनों में, उसमें एक्सेल एक्सेल रखा, इसमें इक्वेटोल इक्वेटोल रखा। अब चलो ये मान लो इक्वेटोल में यहां पे है, ये मिथाइल है वहां पे इक्वेटोल में, फिर ये ब्रोमीन कहां पे रहेगा, एक्सेल पे रहेगा, ठीक है, एक्सेल पे आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी में मान लो दोनों में एक्सेल एक्सेल रखा है हमने, फिर यहां पे ब्रोमीन को आपको इक्वेटोल में ही रखना पड़ेगा। अब दोनों में से कौन सा फॉर्म जो है मोर स्टेबल है वो देख लीजिएगा। यहां पे कुछ नहीं है, फिर क्या है, हाइड्रोजन है। आपने 1,3 डाइक्सेल इंटरेक्शन मेरा डिटेल में लेक्चर पढ़ाई होगा 1,3 डाइक्सेल का। ये जो रिपल्सन है सिर्फ ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में है, और यहां पे तो एमी एमी इंटरेक्शन है। गोसे इंटरेक्शन याद कीजिएगा, गोसे इंटरेक्शन में तो ये पूरा लेक्चर मैंने गोसे इंटरेक्शन का कराया था। एमी एमी रिपल्सन का ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरी हाई होती है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये फॉर्म तो अनस्टेबल है क्योंकि इसमें बिकॉज एमी एमी इंटरेक्शन, इसमें क्या है, एमी एमी इंटरेक्शन है। ये इसमें मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन आ रहा है, इसमें तो ऐसा इंटरेक्शन है ही नहीं, हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन है इसका। सो ये वाला फॉर्म है वो मोर स्टेबल है, ये वाला है वो मोर स्टेबल है इसकी कंपैरिजन में। सो ये मोर स्टेबल रहेगा, ये लेस स्टेबल रहेगा। सो यहां पे ब्रोमीन को कहां पे रखा जाएगा, पहले स्टेप में, पहले जो ये है उसमें एक्सेल में रखा जाएगा। ब्रोमीन को कहां रखा जाएगा, एक्सेल में। यदि ब्रोमीन को इक्वेटर में रख दिया फिर वहां पे मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन हो जाएगा। मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई होती है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। सो कहां पे ब्रोमीन को रखना है, हमें एक्सेल पे ब्रोमीन को रखना है ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। सो पहले में आएगा, एक कंसेप्ट में आएगा, ये एक्सेल में आएगा, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें एक्सेल है, मतलब ये तो ऑप्शन कौन सा हमें निकालना है, सी ऑप्शन निकल जाएगा क्योंकि इक्वेटोल कहा है, इसमें भी इक्वेटोल कहा है। इसका मतलब ये होगा क्या, या तो ए ऑप्शन रहेगा या तो बी ऑप्शन रहेगा। चलो अब सेकंड की बात करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं सेकंड का। यहां पे हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें मिथाइल यहां पे वेज पे दिया गया है, ब्रोमीन भी यहां पे वेज पे दिया गया है, यहां पे मिथाइल डैश पे दिया रखा है हमें, ठीक है। चलो अब ये मिथाइल मिथाइल की ही बात करें, ब्रोमीन तो अपने आप सेट हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी रहेगी इसकी, 2 पॉसिबिलिटी रहेगी। कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटी देखिएगा। पहले तो ये 1,2 एमी एंड एमी की ही बात करते हैं। 1,2 ट्रेंस है। 1,2 ट्रेंस क्या होता है,
एक्सेल एक्सेल या तो इक्विटोल इक्विटोल होता है। क्या होता है? एक्सेल एक्सेल या तो इक्विटोल इक्विटोल होता है। मान लो पहले स्टेप में मैंने एक्सेल एक्सेल रख दिया, फिर एमीएन ब्रोमीन ये 13 सीस मतलब ये भी एक्सेल एक्सेल ब्रोमीन अपने आप अरेंज होगा। पहले आप मिथाइल को अरेंज कीजिएगा या मिथाइल और ब्रोमीन को अरेंज कर दीजिएगा। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां पे तो हमने एक्सेल एक्सेल रख दिया, ये है एक्सेल, ये है एक्सेल, इसके हिसाब से ये एक्सेल पे आ जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, दोनों को इक्विटोल इक्विटोल पे रखिएगा, दोनों मिथाइल को इक्विटोल इक्विटोल पे रखिएगा। चलो इक्विटोल इक्विटोल पे रखा। अब ये तो 13 सीस है, 13 सीस भी क्या होता है? ब्रोमीन को भी अरेंज करना है, ब्रोमीन को अरेंज यदि कर दिया 13 सीस एक्सेल एक्सेल इक्विटोल इक्विटोल होता है। सो ब्रोमीन यहां पे इक्विटोल पे आएगा। इसमें देख लीजिएगा रिपल्सन है ही नहीं, इसमें तो बहुत रिपल्सन मिलेगा हमें। ये 13 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, इसमें रिपल्सन बहुत रहेगा, इसमें रिपल्सन है ही नहीं। सो ये मोर स्टेबल फॉर्म रहेगा। मोर स्टेबल में ये ब्रोमीन जो है ये रहेगा लेस स्टेबल, इसमें 13 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। सेकेंड स्ट्रक्चर में ब्रोमीन इक्विटोल पे रहेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में ब्रोमीन देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ब्रोमीन एक्सेल पे था। सो फर्स्ट में एक्सेल, सेकंड में इक्विटोल। सो इसका जो है एक्सेल इन ए एंड इक्विटोल इन बी। आपको सही आंसर जो टिक लगाना था वो ये लगाना था, ठीक है। सो एक बार पूरा इसको पॉज करके यदि सॉल्यूशन लिखना है, फिर सॉल्यूशन आप एक बार लिख लीजिएगा। वो जो था वो फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ये ए का सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है वो बी का सॉल्यूशन है। पूरा सॉल्यूशन यदि लिखना है फिर लिख लीजिएगा क्वेश्चन के साथ। यहां पे ये इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी इजी, ना तो ये पूछा गया है इतना इजी, ना तो अब पूछेगा ऑर्गेनिक में। सिर्फ क्या पूछा है आपको? टोटल बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया था। इसका ऑप्शन दिया था। चलो देख लीजिएगा, यहां पे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। बेंजीन का रेजोनेंस, हम जीओसी में फर्स्ट लेक्चर में ही रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं, ये रेजोनेंस का। अब मैंने ये बोला था कि ना तो इतना इजी पूछा गया है या तो ये पूछेगा। ऐसा नहीं है भैया, कोई किसी भी ये आपने देखा ना इनऑर्गेनिक में ये टर्म सिंबल पूछ लिया था। ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हार्ड भी पूछ सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने क्या हुआ कि बी पार्ट से जिसने स्टार्ट किया ना उसको तो इतना ऐसा लगा कि या भैया ऑर्गेनिक तो बहुत इजी आ गया और इससे तो ऑर्गेनिक इजी है, मगर जैसे सी पार्ट में गए ना वहां पे टाइटाई फीस हो गई। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन थे ना उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत नहीं थी, लाइटली ले लेना था इसको। इसमें कहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होगी, लाइटली ले लिया सबने। चलो बी पार्ट तो लाइटली सॉल्व हो गया, अब सी पार्ट में आएगा उसमें तो भैया पूरे के पूरे कंसेप्ट से ही पढ़ना था आपको, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पढ़ना था, कंसेप्ट से ही सॉल्व करना था। इसलिए आपको बता रहा हूं ज्यादा खुशी अच्छी नहीं होती, ज्यादा खुशी अच्छी नहीं होती। जो भी आपको करना है इजी हो या टफ हो, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना है। यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना बहुत इजी रहेगा। यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखा, बी पार्ट इतना इजी था, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की जरूरत नहीं थी इसमें। सो सी पार्ट में ही जो भी आए उसको टिक लगा दिया, जो भी आए उसको टिक लगा दिया। ऐसे नहीं करना है। सी पार्ट के सारे क्वेश्चन जो है वो भी आगे मैंने कराए हैं। ये 7th लेक्चर है हमारा, इसके बाद 8th लेक्चर में, 9th लेक्चर में, 10th लेक्चर में सारा ये कॉन्सेप्ट सब में क्वेश्चन जो पूछे गए थे नेट में वो सारे आपको करा दूंगा। सो इसके बाद का लेक्चर भी देखने का मत भूलिएगा। चलो यहां पे बेंजीन की बात थी, याद कीजिएगा बेंजीन के दोनों के बीच में तो यहां पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस यहां पे तो होता है। सो ना तो कोई बॉन्ड डबल है ना तो कोई बॉन्ड सिंगल है। एडजेसेंट मतलब पास पास वाला, एडजेसेंट मतलब पास पास वाला कार्बन। ना तो ये डबल बॉन्ड है ना तो ये सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्शियली डबल बॉन्ड। इसलिए पार्शियली डबल बॉन्ड के हिसाब से हम यहां पे इसमें राउंड करते हैं। सो ना तो ये डबल बॉन्ड है ना तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच वाला मतलब ये पार्शियली 1.5 का है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? यदि ये दोनों के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर का मेरा लेक्चर ये
जीओसी का यूट्यूब में ही पढ़ा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसमें हमने ये पढ़ाया था, याद कीजिएगा। ये दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और एवरेज कितने स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 स्ट्रक्चर है। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। इसकी पूरी मैकेनिज्म, पूरी फॉर्मूला यूट्यूब पे ही मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर का, उसको एक बार देख लीजिएगा। 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.5। बहुत इजी रहेगा ये क्वेश्चन, तो 11-12 वाले स्टूडेंट्स को भी आ जाता है, मगर ये तो इजी है। यदि कॉम्प्लिकेटेड भी पूछा जाता है कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, उसका मेरा यूट्यूब पे ही जीओसी का लेक्चर पड़ा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर का, वो एक बार देख लीजिएगा। इस दोनों के बीच में 2 है, ये दोनों के बीच में 1 है। 2 + 1 3 डिवाइड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 8। उसमें हम डिटेल में सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा, उसमें हम मिलेंगे। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय स्वामिनारायण, जय हिंद, मारा सावजोने। મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં।